प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लगन की कुंडली में एकादश भाव में 6 ग्रहों का एक साथ होने पर फल। वो 6 ग्रह हमने पहले से ही अंकित कर लिए हैं, जिनमें सूर्य, बृहस्पति, केतु, चंद्रमा, शनि और बुध। ये 6 ग्रह हमने लिए हैं, सामने अंकित हैं। भाव का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए अक्षर थोड़े छोटे लिखे गए हैं ताकि उसमें समाहित हो जाए। इन्हीं के सम्मुख पंचम भाव में राहु भी उपस्थित है। अब अनुमान से हम इनके अंश अंकित करेंगे। जैसे 3 श्रेणियां हमने मानी हुई हैं, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 अंश की श्रेणी है। पहले 3 को हम इन तीनों श्रेणियों में एक एक में से अंकित करेंगे। सूर्य को हम ले लेते हैं 10 से 20 में 18 अंश, बृहस्पति को हम ले लेते हैं 20 से 30 में 27 अंश, केतु को हम ले लेते हैं 0 से 10 में 3 अंश। फिर इसी प्रकार से अन्य तीनों को भी हम किसी न किसी श्रेणी में से ले लेंगे। चंद्रमा को ले लेते हैं 13 अंश, शनि को 11 अंश और बुध को 28 अंश। अनुमान से हमने सबको ले लिया। क्योंकि भाव और ग्रह के अंश दोनों का ग्रह के फल पर प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम 1 अंश लें तो फल कुछ और होगा, 2 अंश लें फल कुछ और होगा, 3 अंश लें फल कुछ और होगा। ग्रह का अंश बदलते ही उसका बल परिवर्तित हो जाता है। जब बल परिवर्तित हो जाता है तो फल में परिवर्तित होना स्वाभाविक है। इसी के सम्मुख पंचम भाव में बैठा हुआ राहु केतु के समान अंशों में ही यहाँ 3 अंश में है। अब हम इन तीनों के 6 के नक्षत्र अंकित करेंगे। देखिए यहाँ मीन राशि में सूर्य 18 अंशों में किस नक्षत्र में है? मीन राशि में 18 अंशों में देखिए रेवती नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 16 अंश 40 कला से प्रारंभ करके 30 अंश तक रेवती नक्षत्र पड़ता है। रेवती बृहस्पति 27 अंशों में ये भी रेवती नक्षत्र में पड़ेगा। बुध 28 अंशों में ये भी रेवती नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 16 अंश 40 कला से आगे 30 अंश तक जिस भी ग्रह के मान हैं वो सब अंतिम नक्षत्र में ही चले गए, अंतिम नक्षत्र में पड़ेंगे। अब आता है केतु 3 अंशों में मीन राशि में 3 अंशों में पूर्वा भाद्रपद में पड़ेगा। क्योंकि 0 से लेकर के 3 अंश 20 कला तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। फिर चंद्रमा 13 अंशों में मीन राशि में ये उत्तरा भाद्रपद में पड़ेगा। क्योंकि 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। फिर शनि 11 अंशों में ये भी उत्तरा भाद्रपद में पड़ेगा। तदुपरांत पंचम भाव में बैठा हुआ राहु
जो कन्या राशि में है 3 अंशों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा। ये नक्षत्र और ग्रह स्थिति वृष राशि की कुंडली में एकादश भाव में बनती है। अमुक अंशों में जो हमने अनुमान से लिए हैं। अब सूर्य मित्र की राशि में है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है जो सूर्य का मित्र है। मित्र के नक्षत्र में रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। वैसे तो बुध नपुंसक ग्रह है, परंतु सूर्य का तो मित्र है, इसलिए मित्र के नक्षत्र में मित्र की राशि में सूर्य यहाँ बहुत बली है। और सुख भाव का, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के, बली होकर के एकादश में बैठा, एकादश भाव में बैठा हुआ है, सोने में सुहागा है, जितना भी उत्तम फल देना चाहेगा देगा। बली है, पूरी तरह बली है, पूरी तरह अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में है, शुभ भाव का स्वामी है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा तो वल्ली वल्ली खूब आनंद पाएगा। इसे परिश्रम से बहुत सुख प्राप्त होंगे। परिश्रम से शब्द मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि एकादश भाव लाभ का घर होता है। लाभ परिश्रम के साथ जुड़ा होता है। लाभ तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति कर्म करता है। बिना कर्म किए यदि कोई प्राप्ति होती है उसे लाभ नहीं कहा जा सकता, उसे तो गिफ्ट कहा जाता है। ये कुछ और भी कह दिया जाए, दहेज भी कहा जा सकता है। परंतु लाभ का घर है, इसलिए परिश्रम मांगेगा सूर्य, और परिश्रम से बहुत सुख प्राप्त होंगे। चतुर्थ का स्वामी है। अपने परिश्रम से अच्छा वाहन मिलेगा, अपने परिश्रम से अपना बनाया हुआ बहुत अच्छा घर प्राप्त होगा। वह बात अलग है कि उस किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण स्थित परिक्षेत्र में रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो अपने परिश्रम से कच्चा झोपड़ा तो अवश्य बना लेगा। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है। ऐसा नहीं किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, शिक्षा भी अच्छी ना हो, तो उसको महल प्राप्त नहीं हो सकता, भले कुंडली इस प्रकार की हो। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भगवान ने पीछे से ही इस प्रकार की संयोजित की है। फिर भी सुख प्राप्ति होगी। झोपड़े में रह करके भी व्यक्ति वो आनंद से समय गुजारेगा, खुश रहेगा। बृहस्पति वृद्ध हो चुका है, परंतु सुपरवृद्ध नहीं है। सुपरवृद्ध का अभिप्राय है कि 29 साढ़े 28 डिग्री के बाद जाकर के ग्रह मृत अवस्था की तरफ चल देता है। यहाँ मृत अवस्था की तरफ नहीं है, वृद्ध है, बली है, परंतु अपनी राशि में है। और बुध के नक्षत्र में है। बुध बृहस्पति का मित्र ग्रह तो नहीं है, परंतु सामान्य मित्र है, क्योंकि दोनों का स्वभाव शांत है, शांत मुद्रा, शांत स्वभाव, उत्तम चित्त। ये स्थिति बृहस्पति और बुध दोनों की एक जैसी होती है। इसलिए यहाँ बृहस्पति रेवती नक्षत्र में बुरा नहीं है, परंतु रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जाकर के कोई भी ग्रह सामान्यतः शुभ नहीं रहता। यहाँ रेवती नक्षत्र अंतिम चरण में है। 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है, इसलिए 27 अंश में जाकर के मात्र 3 अंश शेष बचते हैं 30 अंश पूरा होने में। लिहाजा ये चतुर्थ चरण है, और चतुर्थ चरण रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जाकर के कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ नहीं रहता।
क्यों? क्योंकि वो गंडात स्थिति है, नक्षत्र गंडात। नक्षत्र गंडात का अभिप्राय मैंने बार बार समझाया है, फिर भी पुनः स्पष्ट करता हूँ। क्योंकि नक्षत्र 9 9 9 3 समूह हमने लिए हैं और उन 3 समूह को हमने एक त्रिभुज की 3 शाखाओं पर अंकित कर लिया है। ठीक इस प्रकार से जैसे मैं ये लूँ और ये 3 शाखाएं ले लूँ, 9 नक्षत्र इस पर, 9 इस पर, 9 इस पर, तो जो नक्षत्र प्रारंभ का पहला होगा और उधर अंतिम का 27वां होगा, दोनों जोड़ पर आएंगे। 27 और पहले नक्षत्र के बीच में जोड़ पड़ेगा। इसी तरीके से 9वें नक्षत्र और 10वें नक्षत्र के बीच जोड़ पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ 17वें नक्षत्र और 18वें नक्षत्र के बीच जोड़ पड़ेगा। 9 9 दूनी 18, 18 और 19, 18 और 19 के बीच 9 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 18 और 19 के बीच जोड़ पड़ेगा। जहाँ भी इस कॉम्बिनेशन का जोड़ पड़ेगा उस स्थिति को गंडात कहते हैं, नक्षत्र गंडात। गंडात में जहाँ भी जोड़ पड़ता है वहाँ 27वें नक्षत्र का अंतिम चरण, प्रथम नक्षत्र का पहला चरण बहुत हानिकारक होते हैं। इस स्थिति में जन्म लेने वाले बालक भारी कष्टों से गुजरते हैं, भारी संकट झेलते हैं। इसी कारण यहाँ अंतिम चरण में कोई भी ग्रह शुभ फलकारी नहीं रहता। बहुत प्राप्ति होगी बृहस्पति को यहाँ, लेकिन लेकिन प्राप्ति आसान नहीं होगी, अनेक बाधाएं उसके रास्ते में आएंगी। कारण वही बनेगा रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण, जिसमें बृहस्पति मौजूद है। लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत विरोधी जन्म लेंगे, बहुत अड़ंगे लगेंगे, मुकदमेबाजी, झगड़े होंगे, तब प्राप्तियां होंगी। क्यों? क्योंकि इसका बृहस्पति का जो प्रभाव है रेवती नक्षत्र के चतुर्थ अंश से जुड़कर है, चतुर्थ चरण से जुड़कर है। केतु बृहस्पति के साथ सूर्य के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा योग बनाए हुए हैं। कारण क्योंकि बृहस्पति की राशि में केतु बहुत अच्छा होता है, ये बृहस्पति के साथ भी है, इसलिए ये तीनों की युति बहुत उत्तम है, सब प्रकार से सुख देंगे। इन तीनों की स्थिति कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये बहुत सब प्रकार का सुख देंगे, मित्रों का सुख भी देंगे। मित्रों का व्यवहार कैसा होगा वो आगे चलेंगे। मित्रों का सुख भी मिलेगा, बड़े भाई का सुख भी मिलेगा, अपनी उम्र से अधिक आयु के मित्रों का सुख अधिक मिलेगा। वो मेल हो फीमेल हो, ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बात है कि वो कैसे लोगों से मित्रता रखता है। चंद्रमा, यहाँ देखिए बृहस्पति रेवती नक्षत्र में है, केतु पूर्वाभाद्र नक्षत्र में है। पूर्वाभाद्र का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति के साथ केतु, बृहस्पति के नक्षत्र में केतु, यहाँ केतु बहुत उत्तम फलकारी हो जाता है। बृहस्पति को झंडा लगा देता है, बृहस्पति को चाहता है कि जिसके जितने लाभ दे सकता हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये स्थिति यहाँ केतु की है, अच्छा सुखकारी है। चंद्रमा उत्तराभाद्र नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, अपने शत्रु के नक्षत्र में, शनि चंद्रमा का शत्रु होता है, शनि के खुद साथ है चंद्रमा। शनि भी अपने उत्तराभाद्र नक्षत्र में है, यहाँ शनि बहुत कुटिल है। कारण अपने शत्रु सूर्य के साथ है, अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। कांच अगर टूट जाए
तो हाथ में लेकर चलने में भी खतरा हो जाता है। बस यहीं से समझ सकते हैं कि शनि जब अपने नक्षत्र में चला जाएगा तो उसकी कुटिलता या उसका खतरा बढ़ जाता है। यहां शत्रु के साथ है केतु के, सूर्य के साथ है। केतु के साथ इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, परंतु सामने से राहु देखता है। वो अपना स्वभाव शनि को भी देगा, अपना स्वभाव सूर्य को भी देगा। जब ये अपना स्वभाव सूर्य को देगा तो कलंक लगा देगा, मित्रों से मुकदमा करा देगा, मित्र चीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के सूर्य को कलंक लग गया, मित्र चीट करेंगे और पिता भी धोखा देगा। पिता सारी जिंदगी प्यार से रखेगा लेकिन धन संपत्ति किसी अपने और दूसरे बेटे को दे जाएगा। कारण क्योंकि ये राहु यहां से अपनी पंचम दृष्टि से पिता के भाव को भी देख रहा है और पिता के घर का स्वामी शनि यहां बैठ करके वो भी राहु की दृष्टि में है। साथ में पिता का ग्रह सूर्य भी राहु की दृष्टि में। तीनों बातें खतरनाक हो गई। इसलिए पिता से विवाद ऐसा हो कि सारी जिंदगी पिता खुशी से रखे लेकिन अपनी संपत्ति चुपचाप किसी अपने यारे प्यारे को, लड़की को या अपने किसी अन्य पुत्र को दे जाए, इसको ऐसा ही छोड़ जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता हुआ मैंने खुद देखा है। मैंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास हैं। ऐसे प्रैक्टिकल सामने आ जाए और अच्छा हो जाता है क्लैरिफिकेशन के लिए। शनि यहां बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है, लग्न को पीड़ित करता है। क्यों? शनि का स्वभाव है ऐसा पीड़ा देना। वह बात अलग है कि शनि यहां बहुत उत्तम फलकारी, अगर व्यक्तिगत शनि को देखें अकेला, भाग्य का स्वामी होकर के, कर्म का स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठ गया। ऐसा व्यक्ति को चाहिए व्यापार करे, करोड़ोंपति बने। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी अगर छोटे छोटे सामान बनाकर इधर उधर बाजार में सिर पे रखकर बेच कर आने लगे तो खूब धन कमाएगा। भले वो मिट्टी के खिलौने ही क्यों ना बेच के आने लगे। इस प्रकार का शनि है यहाँ। ध्यान रहे, इस प्रकार के शनि के कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। अगर दान करेंगे तो सत्यानाश होगा। ऐसे शनि के दान नहीं करने चाहिए और ऐसे शनि वाले को कभी भी शनिवार को तेल नहीं चढ़ाना चाहिए शनि पर, ना तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस व्यक्ति को शनि का नग बहुत सूट करेगा। दो उत्तम भाव का स्वामी होकर के तीसरे उत्तम भाव में बैठा हुआ है। वैसे तो वजन के अनुसार है लेकिन 5.25 रत्ती का नीलम और विशेषकर काला नीलम, डार्क नीलम जो होता है, यदि वो अभिमंत्रित करा करके धारण कर लिया जाए तो बहुत फलेगा इस व्यक्ति को। यही शनि जब अपनी दशम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि तो सामने पंचम भाव पर हो गई, जब पंचम भाव पर होगी वहां बैठा हुआ है राहु, तो संतान प्राप्ति आसानी से नहीं होगी। शनि राहु का प्रभाव और सामने सूर्य का प्रभाव यहाँ पंचम भाव पे आसानी से संतान उत्पन्न नहीं होने देगा। ऐसी यदि कोई महिला हो तो उसे चाहिए संतान गोपाल का निरंतर पाठ करती रहे, या दान करे, पुण्य करे, सूर्य की उपासना करे, क्योंकि सूर्य पुत्र कारक है या बृहस्पति के साथ है, पुत्र देना चाहता है। राहु भी पुत्र कारक है लेकिन ये पीड़ा में आ गया, शनि की पीड़ा में, स्वयं पीड़ाकारी है ही। सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी में। इसलिए ऐसी स्त्री को बहुत पूजा करनी चाहिए। संतान गोपाल का, भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, फल चढ़ाने चाहिए उनको, तब जाकर के संतान प्राप्ति होगी। नहीं तो आसानी से नहीं होगी, उम्र काफ़ी चली जाएगी, तब कहीं कुछ होगा। बुध यहाँ पंचम भाव का स्वामी होकर के सामने बैठा है, अपने नक्षत्र में है। बुध अपने नक्षत्र में अच्छा फल नहीं देता। वैसे भी यहाँ वृद्ध है,
इसलिए पंचमेश जब भी सामने बैठ करके वृद्ध हो जाता है तो लाभ में कमी आ जाती है। वह बात अलग है कि वहाँ से बैठकर अपने भाव को देख रहा है तो पुत्र देना चाहेगा। पंचम भाव का स्वामी जब भी पंचम को देखता है पुत्र कारक हो जाता है। परंतु बुध जो है एक टेंशन देने वाला ग्रह है, क्षीण भी कराता है, पेट में दर्द भी देता है, स्किन प्रॉब्लम भी दे देता है। यहाँ बुध क्योंकि राहु से पीड़ित है, सामने बैठा हुआ है, इसलिए ये स्किन प्रॉब्लम देगा। बुद्धिमान तो बनाएगा क्योंकि अपने भाव को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा। फिर अब आइए यहाँ बैठा हुआ राहु, उच्च का राहु है, अपनी उच्च राशि में है। यदि राहु की महादशा आ जाए तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक हो जाया करता है, खोजी हो जाया करता है, चिकित्सक, इंजीनियर, प्रोफेसर, बहुत एक्सीलेंट हो जाया करता है। यदि इसकी दशा आ जाए और इसकी दशा ना आए तो ये सत्यानाश ही करेगा यहाँ बैठकर। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। इतने कम समय में जितना डिस्क्राइब हो सकता है मैंने किया, क्योंकि इस प्रकार के लेसन के लिए 2 पीरियड भी कम पड़ जाते हैं। फिर भी जितना का हो सकता है किया गया। आशा है आपको भाया होगा। विनती है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। प्रणाम।